क्योंकि हमारी रियासत भी यही चाहती है कि हम किसी ऐसे हीरो को हीरो तस्लीम ना करें जिसका ताल्लुक असल में हमारे फेथ से नहीं था। यहाँ पे सवाल ये बड़ा अहम है कि पहली बात यह कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है? भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत ने फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है। ये दो चीजें की जा रही हैं। एक तो ये किया जा रहा है कि इंडिया इस बहुत तरक्की से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। मुशर्रफ के दौर में आपने सुना भी होगा, किसी अमरीकी ने कहा था कि इनको अपने पैसे के लिए अगर अपनी माँ भी बेचनी पड़े तो ये लोग अपनी माँ भी बेच देंगे। तो हमारी तो पहचान। अब खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मिसाइल की तैयारी इंडिया कर रहा है जो कि जमीन में 80 से 100 फुट अंदर तक जाके मार कर सकेगा। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, लेकिन हमें उधर से कभी ठंडी हवा नहीं आई। आज बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना ने भी पहलगाम अटैक को कंडेम किया है, अमेरिका को बैक किया इस इशू के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा, पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा। मुसीबत बना दी है कि हम लोग अगर किसी मुल्क में जाना भी चाहें, हम अपना पासपोर्ट आगे रखते हैं तो वो रिफ्यूज हो जाता। लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा 750 kg 7,500 kg एक्सप्लोसिव होगा, वार होगा तकरीबन 8 टन होता है। और वो कहते हैं ये यूज करेंगे अगेंस्ट ऐसे टारगेट्स के लिए जो हार्डन है। जो इंडिया का जो राइज है या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का राइज है या इंडिया का जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफरान, जिसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, आईपी राइट सभी इसमें शामिल। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और फ्रांस की बड़ी डील के बारे में। जी हाँ, अब सबसे पहले हम सबको पता है कि इंडिया और फ्रांस की सबसे बड़ी जो डील थी या फिर रिसेंट टाइम्स में अगर आप काउंट करो तो वो थी रफेल की। ठीक है, उसके बाद हमने नेवी के लिए रफेल्स ऑर्डर किए कुछ महीनों पहले, और अब बात हो रही है यहाँ पर कि 61,000 करोड़ की डील की यहाँ पर बात हो रही है कि इसका ऑर्डर दिया जा रहा है फ्रांस को। अब देखिए, फ्रांस हम सबको पता है कि परमानेंट मेंबर्स में से वन ऑफ द मेंबर है, उसका सपोर्ट हमें कई सारी जगह पर मिलता रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारा सपोर्ट लेने के लिए ही हम ये हथियार परचेस कर रहे हैं। सऊदी जैसा नहीं है कि उसका कोई दुश्मन आसपास में है या नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन वो अमेरिका को खुश करने के लिए हथियार परचेस करता रहता है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि भाई नहीं, अगर हमें सही मायनों में हथियार की जरूरत है तो हमें जहां से अच्छी डील मिलेगी, चाहे वो फ्रांस से हो, रशिया से हो, यूएस से हो, कहीं से भी हो, तो हम उस चीज को वहीं आगे बढ़ेंगे। चाहे वो रफेल की बात हो या फिर S-400 की बात हो। S-400 में भी एक ऑप्शन था यूएस का, उसका थार सिस्टम करके कोई है, हमने S-400 परचेस किया और उसके रिजल्ट्स भी हमें पता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ये वीडियो। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मिसाइल की तैयारी इंडिया कर रहा है जो कि जमीन में 80 से 100 फुट अंदर तक जाके मार कर सकेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए खास तौर पे आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि भारत ने बंकर बस्टर ले जाने वाले मिसाइल प्रोग्राम पे जो काम शुरू किया है, तो क्या इससे भारत का मकसद क्या है कि वो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म में तब्दीलियां लाएगा या कुछ और करना चाहता है? अब देखें कि अभी ये खबर अभी जिस तरह चली है और उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आए, अग्नि 5 जो है, जिसका अदरवाइज रेंज 5,000 किलोमीटर है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट उन्होंने ये बनाया है। तो अब उसका रेंज रिड्यूस कर रहे हैं और उसको 2,500 किलोमीटर पे ला रहे हैं, और इसके साथ साथ उसमें अब ये कैपेबिलिटी उसमें डाल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा अगर ये फाइनल में कामयाब होते हैं कि पहले तो स्टेल्थ बम्बर, जिस तरह अमेरिका B-2 बम्बर यूज किए हैं, जिस तरह GBU-57 जो बंकर बस्टर्स यूज किए हैं नितान्स पे जब हमला हुआ, और इसके अलावा हमने अभी देखा कि फर्दों पे जो हमला हुआ था और उसमें इतना इनका नुकसान हुआ था।
लेकिन अब इन्होंने मिसाइल यूज कर रहे हैं और मिसाइल में इतना वार हेड होगा 750 kg 7,500 kg एक्सप्लोसिव होगा, वार होगा तकरीबन 8 टन होता है। और वो कहते हैं ये यूज करेंगे अगेंस्ट ऐसे टारगेट्स के लिए जो हार्डन है और जिसमें जब ये पेनिट्रेट करेगा तो 80 से लेके 100 मीटर की पेनिट्रेशन एक्सपेक्टेड है इससे। और तो आप इससे देख लें। फिर उसमें एक और उन्होंने जो बात कहानियां अभी जो आ रही हैं कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक सब सरफेस को भी हिट कर सकते हैं और सेकंड होगा कि जो टारगेट्स होंगे डीप इनसाइड बरीड अंडर द ग्राउंड, तो उसके लिए वो पेनिट्रेशन वाला यूज करेंगे। इसके बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारत ने फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ ऑलमोस्ट 61,000 करोड़ की जो डील है इंजन बनाने के लिए वो फाइनल कर दी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, ऐसी खबरें हैं। और जो ये साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में ये कोलैबोरेशन हो रहा है इंजन बनाने के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफरान, जिसमें कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, आईपी राइट सभी इसमें शामिल है। और ये इंजन आमका और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिजिनस इंजन की बात है डेवलपमेंट करने की, वो साथ ही साथ चलता रहेगा। इस बड़े अपडेट पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार उमेश जी। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि इंजन को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जी के साथ जो इंजन की डील थी वो काफी डिले हुई और साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में जो फ्रांस की कंपनी है उसको बात चल रही थी। अब फाइनली ये खबरें आ रही हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 61,000 करोड़ की ये डील है, जिसमें 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाएगी साफरान जो फ्रांस की कंपनी है। कितना बड़ा ये अपडेट है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसमें भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है जो हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है वो फाइटर इंजन होता है, और फाइटर इंजन का जो हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, कोलैबोरेशन, को प्रोडक्शन, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट और आईपी राइट फुल हमको साफरान देने वाला है। और साफरान की कंपनी जो है भारत के अंदर ऑलरेडी एमआरओ फैसिलिटी वो स्टार्ट भी करने वाली है। भारत सरकार ने मोस्ट लाइकली जो सपोर्ट होता है, आफ्टर सेल्स सर्विस जो सपोर्ट होता है, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग के लिए भारत के अंदर एक फैसिलिटी बनाना आपको जरूरी होता है। इसी के द्वारा हम हमारा जो कॉस्ट है वो कम रख सकते हैं। अब फ्रांस के साथ हमने डायरेक्टली ये डील कर ली है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डील है। इसके अंदर आपको ध्यान है कि हमने हमेशा चर्चा की कि हम बात कर रहे थे जी के साथ, रोल्स रॉयस के साथ, हम बात कर रहे थे जापान की कंपनी के साथ जो हमें फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन देने को तैयार था, इवन रशिया के साथ हम बात कर रहे थे। भारत ने फिलहाल अभी समझा है कि उन्होंने फ्रांस को एक बेहतर ऑप्शन समझा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो डिफेंस कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ लगभग अच्छी तरह से जा रहा है। जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एक तरह से दे हैव स्टोन देयर मेटल। सुखोई का जो आपको हमने बताया था कि तो सुखोई प्रोग्राम बन रहा है, उसके अंदर भी उसके फाइटर इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अंदर मेरे हिसाब से 177S इंजन रशिया से लेने की बात कर रहे हैं। भारत उसके अंदर भी बोल रहा है रशिया को कि आपको 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं, ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों, ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ।
हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने की बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? भी आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेच रहे हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। क्यों? रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो। लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है और भाई आप नहीं हार, आप खुद मान लो यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते। ज़ेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे दो बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारे तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमारे यहां पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई जगह पर। और जो हमारी इकोनॉमी है वो रन करती जा रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। लेकिन जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई रशिया वीक हो जाएगा और वीक होने से रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना दोनों स्टेप इन किए और हमने रशिया की इकोनॉमी को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया? नेटो जो चाहता था कि रशिया ब्रेकअप हो यूएसएसआर की तरह, वो नहीं हुआ। ये होती है लीडरशिप। आई अप्रिशिएट जहां तक चाहे दुश्मन मुल्क आया, लेकिन लीडरशिप देखो क्वालिटी है ना। देखो ना कहां से आया, वर्कर था,
लड़ता लड़ाता कहाँ आज प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया। किसी फौज के जरिए नहीं आया, किसी साजिश के जरिए नहीं आया, किसी बहरहाल आप अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में ये अमेरिका के अखबारात में ये बात भी छप रही है कि खतरा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा। भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और ये चलती रहेंगी, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है। सो हम जो है वो जिसे कहेंगे ना मजाक बने हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि मजाक है इस वक्त। हम अब हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, मैं कई दफा आपको पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की जो 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है, और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट करूंगा। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, हिंदुस्तान की जो ऑटो मार्केट है, जो ऑटो पार्ट मार्केट है, और जो उसमें अमेरिका की कंपनीज को जो है एंट्री मिले। यूके की ट्रेड डील को भारत एक जिसे कहते हैं बेंचमार्क के तौर पर अमेरिका के सामने रखेगा। उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे रिलेशन अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ईरान है, ईरान का और ईरान और सऊदीया की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सऊदीया तो हम चाइना और इंडिया भी क्लोज होते जा रहे हैं, वो रिक बना रहे हैं, रशिया इंडिया चाइना, ये भी मसला हो सकता है। इसलिए अमेरिका की नहीं सुनी ने कि अमेरिका इस टाइम दोगली पॉलिसी कर रहा है ना। वो कैसे? वो इसलिए कि आज से इंडिया की अवाम में हमारी अवाम में ये फर्क है कि इंडिया की अवाम समझदार हो गई है। जहन में रखें कि ये अल्टीमेटली बहुत जल्द, चंद हफ्तों के अंदर, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के दरमियान में एक ट्रेड डील हो जाएगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब इंडिया अमेरिका को, और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। भारत हर किसी को आंख दिखा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा सकता? देखो मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब सिचुएशन ये हो रही है अमेरिका के लिए कि भाई इंडिया जो है वो चाइना के पाले में ना चला जाए, या फिर एक ऐसा कॉर्नर ना बन जाए जहां पर हो सकता है कि चाइना, इंडिया और रशिया का एक अलग से ग्रुप बन जाए। हालांकि ब्रिक्स ऑलरेडी खतरा है अमेरिका के लिए, लेकिन ये सिचुएशन ना हो जाए इसलिए अमेरिका जो है बहुत सारी चीज़ें भारत की सहता था। हालांकि उसको पसंद नहीं थी। अमेरिका का हमेशा एक ऐसा स्टांस रहा है कि भाई अगर आप इस साइड है या फिर उस साइड है, अगर आप हमारी साइड है या फिर कहे कि आप हमारी साइड नहीं है, और अगर आप हमारी साइड नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आप हमारे दुश्मन है। तो बस यही उसकी नीति चला कर दी थी। लेकिन पिछले अगर आप 3-4 सालों से देखो तो इंडिया जिस तरीके से ऑयल परचेस कर रहा है रशिया से, चाइना के साथ भी रिलेशन ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन बढ़ते रहते हैं। उसके अलावा जितने भी ऐसे कंट्रीज है जिसको अमेरिका पसंद नहीं करता, इंडिया उसके साथ भी रिलेशन मेंटेन किए हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, चाहे वो टैरिफ के मामले में हो या फिर किसी और चीज़ के मामले में। यहाँ पर यही बात हो रही, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया भर के लिए चैलेंज बने हुए हैं और वो दुनिया भर से चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले हों। कहीं कहीं जैसा वो चाहते हैं हो पा रहा है, और बहुत सी जगहों पे जैसा वो चाहते हैं नहीं हो पा रहा, और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। भारत के बारे में उनकी फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है, और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है, और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन पूरी दुनिया को दे रखी है, और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। बाकी अब वो हम देखते हैं कि आइंदा 1 रोज़ बाद उनकी जो डेडलाइन है वो वाकई डेड हो जाती है, या आगे
लाइव होके मजीद एक्सटेंड हो जाती है, जैसा कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब इंडिया अमेरिका को और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। मुख्तलिफ वेपन्स जो है वो उनसे ले रहा है, मुख्तलिफ डील जो है वो करता जा रहा है और डेटोनेटर्स जो हैं वो भी जो एटॉमिक डेटोनेटर्स हैं वो इंडिया रशिया से ले रहा है और रशिया को HMX जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को ट्रांसफर कर रहा है। और ये खबर ब्रेक की है रॉयटर्स ने, और रॉयटर्स ने बड़े दावे के साथ किया है कि इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, अपने वॉरहेड जो है वो इंडिया के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है। बात करते हैं अकबर चाचा से कि इंडिया किस तरफ लेके जा रहा है खित्ते को। मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और मिलिट्री सुपर पावर बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीन करें जब से ये खबर मैंने सुनी है ना, जैसे मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। अच्छा कि भाई देखो हम साथ आजाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे हमसे ज्यादा समझ नहीं आती उनके सियासतदान मुखलिस है उनके साथ या उनकी अवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी, मगर हालात ही ऐसे कि मैं इंडिया जाता, वहाँ जाके देखता कि लोग क्या करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे एक और बात ये है कि वहाँ पे अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एतमाद है ना, वो मैं कहता हूँ कि कोई 120% है कि एक अवाम ने ऐसे हुकूमत को जकड़ा हुआ है कि अवाम की जो मंशा व मर्जी होती है उसी के मुताबिक हुकूमत जारी होती है। आप लोग ये देखें कि गुर्बत से निकाल के नरेंद्र मोदी अवाम को बाहर लेके आए हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सेटअप दिया है, हर घर में घी हो और आप जो महीने की कंजम्पशंस होती हैं, जो डेली चीनी, घी, गंदम, वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो दे रही है और टेका जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। और आपने ये देखिए कि इंडिया इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो रूस को HMS जैसी टेक्नोलॉजी दे रहा है। बिल्कुल उनके को भी कोई थोड़ी शर्म आ जाए कि हम भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि जो हम भी दें। हम तो सिर्फ गधे दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास तो वो वाफर है, वही हम दे रहे हैं, गोश्त लोगों को खिला रहे हैं और गधे उनकी खाल जो है चाइना को बेच रहे हैं। यकीन करें कि मैं हैरान हूं कि इंडिया में देखे हुकूमत पूरी परफॉर्म तो नहीं कर रही ना, ठीक है। मोदी से के भी लोगों से इतराज है। बिल्कुल, अब हर हुकूमत से होता है। हुकूमत कभी भी 100% अवामी जो उमंगें होती हैं या अवामी विल जो होती है उस पर पूरा तो नहीं उतरती, लेकिन अक्सरियत में देखा जाता है कि अवामी मफाद में वो कितने फैसले कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ वो अपने जो है ना अच्छे और बुरे की पहचान उनको होगी है। हमें 70-75 सालों में अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं हुई है। हम ये कहते हैं कि बस ये भी हमारा दोस्त है, वो भी हमारा दोस्त है, इससे भी हमने खाना है, उससे भी हमने खाना है। मगर इंडिया वाले कहते हैं हमने अब किसी से खाना नहीं है, हमने अपना उगाना है, अपना खाना है, हमने किसी की तरफ नहीं देखना और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। इसीलिए उनका मुल्क आगे जा रहा है, चाहे उनके देखे सियासतदान जैसे भी हैं, मगर उनकी अवाम अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अभी आपने ये देखा है कि इस मामले पे असदुद्दीन अवैसी जो कि बड़ा आप ये कह लें कि अपोजिशन लीडर और बड़ा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, योगी नाथ के खिलाफ, आदित्यनाथ के खिलाफ है, वो डिफेंस मिनिस्टर के बड़ा खिलाफ है और बड़ी तकड़ी अपोजिशन करता था। लेकिन अब मोदी के पॉलिसी से वो इंस्पायर होके अभी क्रिकेट मैच में आपने देखा तो उसने कहा कि हमने तो टीम ही नहीं देनी थी, हमने तो एशिया कप खेलना ही नहीं था, तो पाकिस्तान के साथ जब तक हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे हम अपनी टीम भी नहीं देंगे। उधर से अमेरिका ने साइड बदली, अमेरिका ने आंखें दिखाना शुरू की। अमेरिका आपको पता है कि बड़ी कोशिश करता रहा कि हम लोग जो हैं अपना F-35 जो है वो इंडिया को बेचें। उसने बड़े पापड़ भी बेले, तरले किए, मिन्नतें की नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो उन्होंने किसी तरह उनको घास ही नहीं डाली। उन्होंने सीधा जहाज उठाया और रशिया की तरफ चले गए। क्योंकि पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। कोई ऑयल एक्सपर्ट को आज तक पता नहीं है कि पाकिस्तान में वो जो मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल है वो किधर है। बात कर रहे हैं उर्तुगान की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। भारत ने पेंटागन से कह दिया है भैया ये तो क्वाड वार्ड जो है ना इसको आप समेटो, अब इस क्वाड का हमें कोई यूज नहीं है। 77-78 साल हो गए, 1952 से पाकिस्तान में कोई गैस, कोई ऑयल इन क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्लॉइटेबल, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो मिला ही नहीं है। पता नहीं ट्रम्प साहब को किधर से पता चल गया है। लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की, भाई
हिमायत कर रहा है। इसराइल के साथ इंडिया के ज्यादा ताल्लुकात है, पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन बाकी अरब दुनिया के साथ दोनों कंट्रीज के अच्छे ताल्लुकात मौजूद है। जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट कर रहा है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट है तब तक ये क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में। रूस की सीधी पेशकश के बाद भारत के हाथों में रूस, भारत और चीन यानी RIC की कमान आ सकती है। इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, क्योंकि जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं, दैट इज इंडिया और रशिया जो है अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अलाइन कर रहा है, जिसमें बैंकिंग कार्ड्स और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको और स्मूथ बनाया जा सकेगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। नाउ इंडिया विल इशू टूरिस्ट वीजास टू चाइना आफ्टर 5 years। भारत ने कहा कि हम तो एक पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। भारत कुछ भी इन्वेस्ट अमेरिका में नहीं करेगा। और दूसरी ट्रम्प को सबसे बड़ी जलन ये है कि आज भी इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनसे ऑयल ले रहा है, उनके साथ जो है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ट्रम्प सिर्फ वावेला और शोर मचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, अब कई बार इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अगर किसी ऐसे बंदे से पूछा जाए जो अभी अभी जिसने फॉरेन पॉलिसी पर वॉच रखना शुरू किया है, तो उससे पूछा जाए तो वो ये कहेगा कि भाई समझ में नहीं आता हमें। हम एक तरफ क्वाड में है, मतलब जिसमें US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। हम एक तरफ जो है वो ब्रिक्स में है, जहां पर चाइना है, रशिया है, ठीक है। अब ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अपोज में है, हम सबको पता है। जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा एक अलग ग्रुप, जापान अलग ग्रुप हो गया, चाइना और रशिया वाला अलग ग्रुप हो गया, हम दोनों ग्रुप में हैं। फिर वो सांघाई कॉर्पोरेशन वाला SCO वाली भी एक है, जिसमें चाइना का दबदबा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक तरफ रहना चाहिए, लेकिन एक तरफ रहने में दिक्कत ये हो जाती है कि भाई हम जो है खुल के खेल नहीं पाते। अगर मान लीजिए हम सिर्फ क्वाड के मेंबर रहते, तो जरा सोचिए अभी जो जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जो भड़का हुआ है इंडिया पर, और हम सिर्फ क्वाड के मेंबर होते, तो दूसरा कौन ऐसा कंट्री था कि जो हमें मतलब कि इस हिसाब से सपोर्ट करता। अब देखिए, ट्रंप को कोई ना कोई तो समझा ही देगा कि देखिए आप इस हिसाब से भारत के साथ बिहेव नहीं कर सकते। अगर ये हुआ ना, तो इंडिया जो है वो किसी और पाले में चला जाएगा और हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। और पूरी दुनिया के अंदर जो हम सुपर पावर का स्टेटस लेकर बैठे हैं ना 5-10 सालों के अंदर, वो छीना जाएगा, वो भी इंडिया की मदद से। फिर वो US आ जाएगा ठिकाने पर कि भाई नहीं, देखिए इंडिया तो ब्रिक्स का भी मेंबर है, SCO का भी मेंबर है, दूसरे भी कई सारे ग्रुप से उसका मेंबर है। तो ये सारी चीजें होना जरूरी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। ट्रंप बाबू वापस यू टर्न मार रहे हैं, लेकिन अब क्वाड वाले कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, और साथ में मैटर कॉम्प्लिकेट और भी हो गया है, क्योंकि ताइवान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि भाई रशिया तो अब हमको ताइवान को इन्वेड करने वाला है, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। मजे की बात यह है कि अब भारत ने सूचना दी है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं कि भारत ने पेंटागन से कह दिया है भैया ये तो क्वाड वार्ड जो है ना, इसको अब समेटो। अब इस क्वाड का हमें कोई यूज नहीं है। जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट कर रहा है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट है तब तक ये क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में। अच्छा, भारत ने कहा क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में, उधर दूसरी तरफ ये आपको पता है कि कुछ भी बोलता है। तो एक तरफ तो बोला कि हम रशियन पेनल्टी लगाएंगे, और दूसरी तरफ जो टैरिफ जारी किए वो 25% वाले, उसमें से भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे तो एक भी हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सारा का सारा ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, ATF जिसको बोलते हैं, वो भारत से जाता है। तो डीजल भी भारत से जाता है। अब ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा स्वयं इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी वो इंपोर्ट करता है भारत से इस तरह के प्रोडक्ट्स। क्यों करता है? क्योंकि सरलता होती है, वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। ये जितनी बातें कर रहा है एक दूसरे से सबको जो है रगड़ रगड़ के कह रहा है कि $500 बिलियन ये इन्वेस्ट करेगा, 350 वो इन्वेस्ट करेगा। भारत ने कहा कि हम तो एक पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं। भारत कुछ भी इन्वेस्ट अमेरिका में नहीं करेगा।
अगर अमेरिकन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनका स्वागत है। हम आपके यहाँ सरकार की तरफ से हम कुछ नहीं कहते, बाकी प्राइवेट लोग जो हैं वो जो भी इन्वेस्ट करना चाहें वो करें। अब चाइना ने मौका पाड़ा, चाइना ने जैसे ही देखा कि भाई ये भारत और यूएस का तो एक तरह से ट्रंप ने भारत और यूएस के रिलेशनशिप का तो बाजा बजा इंडिया दिया। और रशिया जो है अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अलाइन कर रहा है, जिसमें बैंकिंग कार्ड्स और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको और स्मूथ बनाया जा सकेगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और इस पूरे सिस्टम को किस तरह से अलाइन किया जा रहा है, कैसे कैसे ये सारी चीजें और आगे बढ़ेंगी, क्या कुछ इसमें अपडेट्स हैं, उसको आगे डिटेल में समझेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जब बात आती है इंडिया और रशिया की, तो हम सब जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत हैं। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, लेकिन आज हम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो जब अलाइनमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम की बात आ रही है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो इसमें क्या कुछ हम शिफ्ट देख सकते हैं अबाउट लाइक शिफ्टिंग ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर, व्हाट इज इन द स्टोर? देखिए अंबर जी, भारत और रशिया के बीच में यूक्रेन वॉर के पहले हमारा ट्रेड होता था $10 बिलियन से ऊपर नहीं जाता था, जिसमें हम रशिया से कम 3 या 4 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, $6 बिलियन का इंपोर्ट करते थे। टोटल ट्रेड $10 बिलियन से ऊपर नहीं था। आज वो $75 बिलियन पहुंच चुका है और आज हम रशिया से कम आप मान के चलिए $65 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सारा पेमेंट जो है ना वो पहले डॉलर में होता था, अब हो रहा है लोकल करेंसी में, रूबल और रुपी में, जिसके कारण डॉलर का जो महत्व है, देखिए 75 बिलियन जो है लगता तो वेरी स्मॉल अमाउंट है, बट इफ यू सी द लार्जर गेम, ये एक तरह से डॉलर के अंदर वो ट्रांजैक्शन होते थे जिसमें भारत पहले डॉलर खरीदता था, रशिया भी डॉलर खरीदता था, तो अमेरिका गेन करता था, अमेरिकन बैंक्स गेन करते थे कन्वर्शन चार्जेस पे, और वापस वो जब अपनी करेंसी में वापस कन्वर्ट करते थे उसमें भी उनको दो तरफ फायदा होता था। अब क्या किया भारत ने रशिया को बोला कि सैंक्शंस आपके ऊपर 25,000 सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद। उनके $300 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है डॉलर डिनोमिनेटेड वो फ्रीज कर दिए। अब भारत और रशिया ने एक सिस्टम इजाद किया जिसमें उन्होंने बोला है कि हम अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो $75 बिलियन का लोकल करेंसी का ट्रेड, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए भारत रशिया से 38%, जो रशिया का जितना भी क्रूड एक्सपोर्ट होता है उसका 45% चाइना लेता है, 38% भारत लेता है। तो ये दोनों नेशन इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं जिसके कारण रशिया की इकोनॉमी चल रही है।